नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सरकारी रियल टेट टी वन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूपी टेट का हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो या रीट का या कोई भी स्टेट टेट या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी का पोर्शन पूछा जाता हो, हिंदी एज ए सब्जेक्ट आता हो, उनमें जो है हिंदी वर्णमाला से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो सभी तरह के प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये तो दोस्तों हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अब दोस्तों बात करें, क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि वर्ण में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जो है, जब भी अगर पूछे कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो उच्चारण की दृष्टि से तो भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। और लेखन की दृष्टि से पूछे तो लेखन की दृष्टि से ये आपकी वर्ण होती है। अब बात आगे करें, हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये तो दोस्तों हम जानते ही हैं। बात अगर हम आगे करें, इसमें बताया गया कि वर्ण को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर के तीन भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और व्यंजन के भी तीन भाग, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण वो होते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। स्वर मीन्स स्वतंत्र, हम ये कह सकते हैं। स्वर मीन्स स्वतंत्र। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि स्वर से स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र है ये, इसमें जो है किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। और जो है आपके सामने वर्ण, आपके जो स्वर हैं वो ये वाले हैं। और स्वर के भेद तीन होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दोस्तों, अगर बात करें ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। आ, ई, उ और ऋषि। दोस्तों, जैसा कि ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता था, दीर्घ स्वर में ये होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दो गुना मीन्स जो है ह्रस्व स्वर का दो गुना समय लगता है, उन्हें हम जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर सात होते हैं। वो होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, छोटी ए, बड़ी ए, बड़ा छोटा ओ और बड़ा ओ। दोस्तों, अब बात करें प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तीन गुना, इसमें जो है आपका 3 टाइम्स, तीन गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से ही तुलना कर रहे हैं, ह्रस्व स्वर का तीन गुना टाइम। और जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी का अंक 3 लिखा जाता है दोस्तों। जैसा कि ओम, ओम में आप यहाँ देख रहे हैं 3 लिखा हुआ है। या रोम, इसमें 3 लिखा हुआ है। या भैया, इसमें भी 3 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 का जो है 3 लिखा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं व्यंजन की, व्यंजन के भेदों की। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह से रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जब हवा जो कंठ से, गले से निकलती है और मुंह में रुककर जब बाहर आती है तो वहाँ व्यंजन बनता है। हिंदी में मूल व्यंजन 33 होते हैं। और व्यंजन के भेद इस प्रकार से हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन। अब बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है वो आपके कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, तब वहाँ स्पर्श व्यंजन बनता है। स्पर्श नाम से पता चल रहा है कि जब हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ से स्पर्श करे तो वहाँ आपका स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन दोस्तों 25 होते हैं। का से लेके माँ तक के जितने भी अक्षर होते हैं आपके, वो सब स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। और जो व्यंजन हैं वो 5 भाग इस प्रकार से हैं। पहला का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग और पांचवा पा वर्ग। दोस्तों, इसमें जो 5 वर्गों में बांटा गया है, इसमें हम देखेंगे कि का वर्ग में दोस्तों का, खा, गा, घा, अणा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके 5 वर्ग हैं।
दोस्तों बात आगे करें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, ये होते हैं आपको या, रा, ला, वा, ये चार व्यंजन होते हैं। और बात अगर आगे करें ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मीन्स हीट, यानी ऊष्मा, जहाँ जहाँ ऊष्मा बनती है। जैसे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा, गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, श, श, हा, तीनों सा और हा आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। दोस्तों आगे करें अयोगवाह। अयोगवाह के भेद कितने होते हैं? अयोगवाह का अर्थ होता है आ के योग से जो अर्थ बहन करे, वो अयोगवाह होता है। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं। जैसे अंगार में बिंदी, जैसे अंगार में दोस्तों, जैसे हमने अंगार लिखा तो अंगार में ये जो बिंदी है ये बिंदी देखने को मिलेगी। प्रातः में ये विसर्ग मिलेगा आपको। अंधेरा में ये आपको चंद्र बिंदी देखने को मिलेगी। ये अयोगवाह होते हैं तीन टाइप के। अयोगवाह के भेद जो हैं वो तीन होते हैं दोस्तों। इसमें पहला है अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। पहला अगर हम देखें अनुस्वार, तो अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है, ये बिंदी जो होती है ऊपर ये होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हंस, और जैसे हंस में बिंदी लगी हुई है, अंश में बिंदी लगी हुई है, कंस में बिंदी लगी हुई है, ये क्या होते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार चिन्ह होते हैं ये बिंदी जो लगी हुई है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो अनुस्वार का जो उच्चारण है वो नाक से किया जाता है। दोस्तों अगर बात आगे करें, इसमें विसर्ग दूसरे नंबर पर आता है। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ये वाला होता है, आप दोस्तों सभी जानते हैं। जैसे प्रातः में विसर्ग ये है, नम है, अंत है, तो ये जो है ये आपके विसर्ग हैं दोस्तों। अब बात करें अनुनासिक की, तो अनुनासिक चिन्ह जो होता है वो चंद्रबिंदी होता है, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख, आँख में चंद्रबिंदी है, गाँव में चंद्रबिंदी है, सांप में चंद्रबिंदी है, तो ये अनुनासिक होते हैं। दोस्तों बात करें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से जो है रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पुटअप किया जाता है। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे छा, छा से क्षत्रिय, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, का प्लस सा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। त्रा में जो है आपका ता प्लस रा मिलके बनता है। और ज्ञा में आपका जा प्लस या, ये दो, इन दो से मिलकर बनता है। और चौथे नंबर पे आता है श्रा। श्रा जो होता है वो दोस्तों आपका शा और रा, ये दो मिलके श्रा बनता है। दोस्तों ये जो टॉपिक है अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। यूपी टीटी के ओरिएंटेड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उच्चार इसमें जो है कई बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। बात करें अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण ये है और महाप्राण दोस्तों ये है। अल्प प्राण में आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या वर्ग, ये टोटल जो है ये आपका अल्प प्राण में आता है। और महाप्राण में ख, घ, छ, झ, ट, ठ, थ, ध, फ, व और श, 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 ह, ये महाप्राण में आता है दोस्तों। अब बात अगर हम करें प्राण, प्राण क्या होता है? प्राण एक्चुअल में क्या होता है, हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं, और इसी के आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि मीन्स अल्प प्राण और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि महाप्राण। अल्प प्राण में कम हवा का जो है कम हवा उत्पन्न होती है, और अधिक हवा जब उत्पन्न होती है तो वहाँ महाप्राण बनता है। तो अल्प प्राण को हम इस टेबल से समझ सकते हैं, ये का से शुरू होकर के मा तक है, तो ये समझ लीजिए अल्प प्राण ये वाला होता है, पहले नंबर की, तीसरे नंबर की और ये 5वें नंबर की, ये जो सीरीज होती है ये आपकी अल्प प्राण होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं ये अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है, ये वाले अल्प प्राण हैं, ये वाले और ये वाले, यानी 1, 3 और 5। तो का, ग, अणा, च, छ, च, ज, का, ग, अणा, चा, जा, या, ट, ड, अणा, त, द, न, प, व, म, ये आपके दोस्तों अल्प प्राण हैं। कि दोस्तों इसमें दिखाया गया है कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण है, जैसा कि अभी हमने बताया था 1, 3 और 5 सभी स्वर अल्प प्राण हैं। का वर्ग में दोस्तों क, ग, अणा, चा वर्ग में च, च, ज, या, टा वर्ग में ट, ड, अणा,
ता वर्ग में त द न, पा वर्ग में प व म, और चारों अंत्यस्थ व्यंजन य र ला वा। दोस्तों इसमें ये वाला नहीं है, तो इस तरीके से आपके टोटल 20 व्यंजन बनते हैं। अब बात करें महाप्राण की, तो दोस्तों ये 1, 3 और 5, 1, 3, 5वें नंबर पर तो आप जानते हैं अल्पप्राण बनता है, लेकिन अब महाप्राण की बात चल रही है तो महाप्राण ये दोनों बनते हैं, 2nd और 4th नंबर के जो होते हैं ये आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण का देखें तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है आपकी 11 होती है। सॉरी, ये महाप्राण जो है आपके दोस्तों 14 होते हैं, और इसमें दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है वो महाप्राण होता है। जैसा कि हमने बताया था, दूसरा यहाँ पे ये सभी क्या हैं आपके महाप्राण हैं 2nd और 4th रो के, और बाकी ये वाले जो होते हैं ये आपके अल्पप्राण होते हैं, 1, 3 और 5 वाले। दोस्तों आगे आता है अघोष व्यंजन एवं घोष व्यंजन। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, अघोष और घोष। ये दोस्तों कंपन के आधार पर होता है, ये ध्यान रखिए। दोस्तों बात करें अघोष व्यंजन की, तो अघोष व्यंजन जो है आपके ये जो पहली वाली रो है इसमें क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये वाले जो है 10 आपके, और 3 ये वाले, तो इस तरीके से टोटल 13 वर्ण अघोष व्यंजन होते हैं। और इसमें हा नहीं आता है दोस्तों, हा का ये मत सोचिएगा श क्या में हा नहीं, ह अघोष नहीं है, ये घोष व्यंजन है। तो आपके टोटल 13 ही यहाँ पे व्यंजन हैं जो कि अघोष व्यंजन हैं। जैसा कि दोस्तों आपको ये दिख रहा है, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, जिसमें श्वास का उपयोग होता है। इनकी संख्या 13 होती है, 13 ये वाली हैं, जैसा कि हमने पीछे ही बताया था, का ख च छ ट ठ त थ प फ और श ये आपके अघोष व्यंजन होते हैं। बात करें घोष की, तो घोष व्यंजन जो अघोष नहीं होते वो घोष व्यंजन होते हैं, जैसे कि आपके ये वाले, तो आपके 3, 6, 9, 12, 15 ये, और आपके जो है 5 ये, तो ये 20 आपके टोटल अघोष व्यंजन होते हैं। ये दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है, ये वाला ग्रुप ये है, ये वाला ग्रुप ये है, और ये अलावा और हा जो हमने दोस्तों बताया था कि हा जो है अघोष नहीं होता है, हा घोष होता है, पीछे बताया था। तो इस तरीके से टोटल आपके ये घोष व्यंजन हैं। व्यंजनों की लिस्ट दोस्तों आपके सामने ये है, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। कई बार ये पूछा जाता है कि घोष वर्णों में किसका उपयोग होता है, तो घोष वर्णों में जो है नाद का उपयोग होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है, 20 तो दोस्तों पीछे वाले जो हमने बताए थे ये वाले, और प्लस इनमें सभी स्वर आ से लेकर ओ तक और आ जाते हैं, तो 20 में 11 जोड़ के ये टोटल 31 घोष वर्ण बन जाते हैं। दोस्तों अब एक टॉपिक आ रहा है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के बेस पे जो है इसे 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जीव के प्रयोग के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो जीव के प्रयोग के आधार पर जो स्वर वर्ण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर। और मुख द्वार खुलने के आधार पर जो है 4 प्रकार के होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत और अर्ध समव्रत। तो दोस्तों आइए देखिए डिटेल में। दोस्तों अग्र स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है, अग्र मीन्स आगे का आगे का अग्र स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जीभ के अग्र स्वर का से बनने वाले स्वर। दूसरा मध्य या केंद्रीय स्वर, बीचों बीच, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा, यानी दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये बीच का हिस्सा है, बीच का हिस्सा उठता है, उसे मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाते हैं, और ये एक ही होता है, वो होता है छोटा आ। अब बात करें पश्च स्वर की, तो दोस्तों पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है, और ये होते हैं आपके 5, बड़ा आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, छोटे ओ और बड़ा ओ। तो दोस्तों ये आपके पश्च स्वर होते हैं। अब हमने दोस्तों जीभ के आधार पर तो पढ़ लिया, अब हम बात पढ़ेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर, विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत और अर्ध समव्रत। दोस्तों विव्रत क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है विव्रत स्वर कहलाते हैं। विव्रत मीन्स विस्तृत कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुलने वाला। इनकी संख्या होती है 1, और ये होता है आपका बड़ा आ, ये होता है विव्रत। और अर्धविव्रत, अर्धविव्रत मीन्स आधा विव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विव्रत की तुलना में कम खुला होता है उसे अर्धविव्रत कहलाते हैं, और ये आपकी संख्या होती है 3। ये गलती से हो गया है, ये आपके 3 होते हैं, छोटा आ, छोटी ए और बड़ी ओ।
अब दोस्तों बात करते हैं समृत की। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है। समृत में दोस्तों मुख द्वार सबसे कम खुलता है, ये याद रखिएगा, और समृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब बात आगे करें अर्ध समृत, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृत की तुलना में अधिक खुलता है, इसका कंपेरिजन करें तो इसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, अर्ध समृत कहलाते हैं। और ये इनकी संख्या 2 होती है, छोटी ए और छोटी ओ। तो दोस्तों आज हमने देखे हिंदी वर्णमाला से संबंधित वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली स्टेट के एग्जामों में पूछे जाते हैं और टेट वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। और शेयर प्लीज़ उन सभी तक जरूर कर दीजिएगा जो है किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। धन्यवाद दोस्तों।